आज रोटेशनल मोशन में हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझते हैं, ये क्या होता है। अगर आप अपने आसपास ऑब्जेक्ट्स को देखें तो वो अपने आप रोटेट नहीं होने लगते, या अगर रोटेट हो रहे हैं तो अपने आप रुकते नहीं है। जैसे डोर है, दरवाजा है, वो अपने आप रोटेट नहीं होता। आपको अगर किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है तो एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ता है, और अगर किसी रोटेटिंग बॉडी को स्टॉप करना है, रेस्ट में लेके आना है, तो एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ता है। अब थोड़ा और डिटेल में इसमें चलेंगे। कोई सपोज भारी दरवाजा है, आप एक्सटर्नल टॉर्क लगा के उसको रोटेट करना चाहते हो, अभी वो रेस्ट में है, आप एक्सटर्नल टॉर्क लगा के उस डोर को घुमाना चाहते हो, रोटेट करना चाहते हो, ठीक है। आपने टॉर्क लगाया, कम टॉर्क लगाया, तो वो जो भारी दरवाजा है वो रेस्ट से रोटेशनल मोशन में नहीं आना चाहता, मतलब अपनी स्टेट को नहीं बदलना चाहता है। वो रुका हुआ है, वो रुका हुआ ही रहना चाहता है। इस प्रॉपर्टी को बॉडी की उस प्रॉपर्टी को जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट नहीं बदलना चाहता है, या ये कहें टॉर्क को अपोज करता है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको कैसे डिफाइन किया गया, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द टॉर्क टेंडिंग टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म रोटेशन अबाउट एन एक्सिस। मतलब एक बार फिर से कोई डोर है, आपने उस पर हल्का टॉर्क लगाया उसको घुमाने के लिए, रोटेट करने के लिए, लेकिन वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, रोटेट नहीं होना चाहता। तो इस प्रॉपर्टी को हमने क्या बोला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब वो रोटेट हो रही है, आपने हल्का टॉर्क लगाया उसको रोकने के लिए। कोई डोर के अलावा कोई भी एग्जांपल ले लो, बॉल रोटेट हो रही है, कुछ भी, वो रोटेट हो रही है, आपने उसको रोकने के लिए टॉर्क लगाया, लेकिन वो रुकना नहीं चाहती। किस प्रॉपर्टी की वजह से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ गए। एक बार फिर, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द टॉर्क टेंडिंग टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म रोटेशन अबाउट एन एक्सिस। ठीक है, इतना समझ गए। और थोड़ा इसमें समझते हैं। जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, ध्यान से सुनना, जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा वो अपनी स्टेट के चेंज होने को उतना ही ज्यादा अपोज करेगी। जैसे हमारे पास ए बॉल है और बी बॉल है, मैंने कहा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी का ए से कम है। बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए से कम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा हमारे पास दो बॉल ए और बी, ठीक। बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए से कम है, मोमेंट ऑफ, इसको ऐसे लिख लेते हैं तब समझ में आ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी इज लेस देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, ए का। अब मैंने कहा भाई दोनों बॉल को हमें रोटेट करना है, तो किस बॉल को रोटेट करने में हमें ज्यादा एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा, किस बॉल को रोटेट करने के लिए ज्यादा एक्सटर्नल टॉर्क की जरूरत पड़ेगी। तो उस बॉल को रोटेट करने के लिए ज्यादा एक्सटर्नल टॉर्क की जरूरत पड़ेगी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, तो बॉल ए को रोटेट करने के लिए ज्यादा एक्सटर्नल टॉर्क की जरूरत पड़ेगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ गए, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा वो अपनी स्टेट के चेंज होने को, मतलब रेस्ट में है तो रोटेट होने को, और रोटेट हो रहा है तो रुकने को उतना ही ज्यादा अपोज करेगा। मतलब एक्सटर्नल टॉर्क को, वो टॉर्क को, जो टॉर्क उसकी स्टेट को बदलना चाहता है, वो उस टॉर्क को उतना ही ज्यादा अपोज करेगा। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, वो रोटेट करने के लिए उतना ही ज्यादा टॉर्क मांगेगा, और रोटेट हो रहा है तो रुकने के लिए उतना ही ज्यादा टॉर्क मांगेगा। ठीक हो गया, ठीक है। अब हम इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन करना चाहते हैं, हम इसको मेजर करना चाहते हैं, ये है कितना, इसकी वैल्यू कितनी है। तो अब देखते हैं इसकी वैल्यू को हमें कैसे दिया जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू। देखो, ध्यान से देखो, हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास है m, और ये रोटेट हो रहा है इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस है, यहाँ ये घूम रहा है ऐसे, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज r। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम देते हैं mr स्क्वायर। ये थोड़ा और अच्छे से तब समझ में आता है जब हम इसको एक्सटेंड करें, दो पार्टिकल के लिए, तीन पार्टिकल के लिए, टू पार्टिकल के लिए देखते हैं। टू पार्टिकल्स हैं, ये हमारे पास टू पार्टिकल्स हैं, एक का मास है m1 और एक का मास है m2। ये रोटेट हो रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट, इसको ऐसे समझिए, ये दो पार्टिकल हैं, ये m1 और ये m2, ये ऐसे घूम रहे हैं, समझ गए कैसे, ऐसे। तो इनकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गई जो यहाँ से जा रही है, ये ऐसे घूम रहे हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गई। एक्सिस ऑफ रोटेशन से सपोज इसकी डिस्टेंस है r1 और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r2। तो इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, ये ठीक। अच्छा, अगर हमारे पास थ्री पार्टिकल्स हैं, ऐसे ही एक और पार्टिकल है m3 और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सपोज r3, थ्री पार्टिकल है m1 m2 m3,
और तीनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से है r1 r2 r3। तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, इसमें एक और टर्म आ जाएगा m3 r3 स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, जितने पार्टिकल है ये टर्म एक्सटेंड करते जाओ, बढ़ाते जाओ, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन। इसको हमें जनरल लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा, समेशन लगा देंगे i इक्वल टू 1 से n तक mi ri स्क्वायर। mi ri समझ गए, पहले i इक्वल टू 1 रख दो, m1 r1 स्क्वायर प्लस समेशन हो रहा है ना, प्लस i इक्वल टू 2 रख दो, m2 r2 स्क्वायर। कहाँ तक चलना है, n तक चलना है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, अगर SI यूनिट की बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो SI यूनिट क्या होगी, ये होता है mr स्क्वायर, m kg मास kg और डिस्टेंस स्क्वायर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। कैसी क्वांटिटी है, ये है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन नहीं होती, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो बेसिक समझ गए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। एक बार फिर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की जिसकी वजह से वो टॉर्क को अपोज करता है, उस टॉर्क को जो उसकी स्टेट बदलना चाहता है। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा वो अपनी स्टेट के बदलने को उतना ही ज्यादा अपोज करेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, mr स्क्वायर, जितने पार्टिकल हैं बढ़ाते जाओ, किलोग्राम मीटर स्क्वायर SI यूनिट, और ये है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। ठीक, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सोचा गया मास का एनालॉग क्या है रोटेशनल मोशन में। जैसे लीनियर मोशन में मास होता है तो रोटेशनल मोशन में मास के जैसा कौन, तो हमने कहा यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको लिखो, फिर समझाता हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रोटेशनल एनालॉग, इज रोटेशनल एनालॉग, रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास इन लीनियर मोशन, इन लीनियर मोशन। ऐसा क्यों सर, जैसा लीनियर मोशन में मास होता है वैसे ही रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। क्यों ऐसा, इसको समझिए। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है कुछ, वो लीनियर मोशन कर रहा है, हमें उसको रोकना है, हमें उसको स्टॉप करना है, तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा करते हैं ना। ठीक, वहीं एक दूसरा ऑब्जेक्ट आया जो पहले वाले से भारी है, उसका मास ज्यादा है, तो उसको रोकने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, वो इजिली नहीं रुकेगा। तो जिसका मास ज्यादा होता है लीनियर मोशन में, ध्यान से, लीनियर मोशन में जिसका मास ज्यादा होता है वो रेस्ट से यूनिफॉर्म मोशन करने में उतना, मतलब रेस्ट से यूनिफॉर्म मोशन आने में उतना ही ज्यादा फोर्स मांगता है, और यूनिफॉर्म मोशन से रेस्ट में आने में उतना ही ज्यादा फोर्स मांगता है। थोड़ा और इसको अच्छे से बोलें तो लीनियर मोशन में जिस बॉडी का मास ज्यादा होता है वो अपने स्टेट को चेंज होने को, स्टेट के चेंज होने को उतना ही ज्यादा अपोज करता है। रेस्ट में है और मोशन में लाना चाहते हैं हम, तो हमें ज्यादा मास के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, पढ़ते हैं ना ऐसे लीनियर मोशन में। तो समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूं। ठीक है, एक बार फिर से, लीनियर मोशन में जिसका मास ज्यादा होता है, मास ज्यादा होता है, मास ज्यादा होता है, वो अपनी स्टेट के चेंज को उतना ही ज्यादा अपोज करता है। ऐसे ही रोटेशनल मोशन में जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है वो अपने स्टेट के चेंज होने को उतना ही ज्यादा अपोज करता है। ठीक, तो जैसे लीनियर मोशन में मास, वैसे ही रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सीधा सीधा जो ध्यान में रखना है आपको, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा वो रेस्ट से रोटेशनल मोशन में आने में उतना ही ज्यादा उसको अपोज करेगा अपनी स्टेट के चेंज होने के, और रोटेशनल मोशन से रेस्ट में आने में उतना ही ज्यादा अपोज करेगा। मतलब अगर टॉर्क के टर्म्स में बात करें तो जिसका मोमेंट ऑफ, जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसको रेस्ट से रोटेशनल मोशन में लाने में उतना ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा, और रोटेशनल मोशन से रेस्ट में लाने में उतना ही ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। ठीक है, आगे ऐसा क्यों बोला, इसके पीछे भी रीजन है। अगर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। उसमें सपोज बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो फर्स्ट वाला पार्टिकल, ये ऑब्जेक्ट है, ये कोई बॉडी है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ऐसे घूम रहा है। तो इसमें ये पार्टिकल है, सपोज इसका मास है m1, यहाँ से इसकी डिस्टेंस है सपोज r1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से, और इसकी लीनियर वेलोसिटी है v1 घूमने की। ठीक, ऐसे ही हमारे पास एक दूसरा पार्टिकल है m2, यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2 और इसकी लीनियर वेलोसिटी घूमने की v2। तो फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, इसकी हाफ m2 v2 स्क्वायर। ऐसे ही पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब की काइनेटिक एनर्जी का सम कर दो, प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर, और ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। ठीक है, अब देखो v इक्वल टू r ओमेगा होता है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। ठीक है,
मैं ये बता रहा हूं कि ऐसा क्यों बोला, कहां से आया, इसके पीछे भी कुछ रीजन था, ठीक है। तो v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, हम ये पहले पढ़ चुके हैं, v इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा सबके लिए सेम होगा। एक बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है, यह मैंने पहले भी बताया था, तो सबके लिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सेम होगी, ठीक। तो यहां पे रखते हैं इसको हाफ m1, v1 को क्या लिख सकते हैं, r1 ओमेगा, ओमेगा सबके लिए सेम, लेकिन डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबकी अलग अलग है, ये जो दूर है ये पास है, ऐसा करके। तो v1 इक्वल टू r1 ओमेगा रख दो यहाँ, r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर r2 स्क्वायर, ये v2 स्क्वायर है ना, v2 इक्वल टू r2 ओमेगा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये चलता रहेगा, ठीक है। यहां से हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, तो m1 स्क्वायर r1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर r2 स्क्वायर, ये चलता रहेगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ ओमेगा स्क्वायर, ये m1 स्क्वायर r1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर r2 स्क्वायर, ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। और इसको ऐसे हम लिख सकते हैं सिग्मा, सीधा आई लिख लेते हैं इसको, ये क्या है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, ये यही तो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये हो जाएगा। अब इसको कंपेयर करो हाफ mv स्क्वायर के साथ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल बॉडी इज हाफ mv स्क्वायर, इस बॉडी का मास है सपोज m, इसकी लीनियर वेलोसिटी v, सो हाफ mv स्क्वायर इस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, ये होती है ना, कोई बॉडी लीनियर मोशन कर रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। तो जैसे लीनियर मोशन में वेलोसिटी होती है वैसे ही रोटेशनल मोशन में ओमेगा होता है, हाफ तो हाफ है, कंपेयर करने के लिए आइए, जैसे लीनियर मोशन में वेलोसिटी वैसे ही रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो इसका मतलब जैसे लीनियर मोशन में मास वैसे ही एंगुलर मोशन, वैसे ही रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे लीनियर मोशन में वेलोसिटी, रोटेशनल मोशन में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर मोशन में मास, तो रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास इन लीनियर मोशन, जैसे लीनियर मोशन में मास होता है वैसे ही रोटेशनल मोशन में होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सही है, ये भी क्लियर हो गई बात। अब चलते हैं आगे, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं भाई किस पे डिपेंड करता है, किन फैक्टर्स पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई लिख रहा हूं शॉर्ट में, डिपेंड्स ऑन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट मास ऑफ द बॉडी, बॉडी के मास पे, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है तो मास पे डिपेंड करेगा, ठीक। सेकेंड शेप एंड साइज ऑफ बॉडी, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, कैसे शेप एंड साइज पे, कैसे शेप एंड साइज पे कैसे डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हमारे पास कोई बॉडी है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, ठीक, इस एक्सिस के अबाउट। ऐसा थोड़ा मैं यहाँ से इसकी सिचुएशन को ऐसे कर लेता हूँ, ठीक। ये हमारे पास एक बॉडी है, हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस के अबाउट, तो ये ऐसे, ये बॉडी एक ऐसी है, वहीं मेरे पास एक दूसरी बॉडी है ऐसे, हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, इस बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट। अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1 स्क्वायर, m1 किसी पार्टिकल का मास, r1 उसकी डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखिए ये बॉडी दोनों का शेप और साइज अलग अलग है, इसको देखो और इसको देखो कैसा है, ये दोनों अलग अलग है। इसका एक पार्टिकल यहां तक है, यहां से अगर यहां इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इसका r1 देखिए, इस पार्टिकल के लिए r1 इतना बड़ा है, और यहां अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ये वाले बॉडी का, तो इसके लिए r1 देखिए कम है, मतलब यहां से दूर कोई पार्टिकल नहीं है, इतनी जगह से दूर कोई भी पार्टिकल नहीं है, तो r इसके लिए छोटा ही रहेगा। तो ओवरऑल कंफ्यूज नहीं होना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड कर रहा है मास पे, वो तो ठीक है, मास ज़्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। दूसरा शेप एंड साइज, अगर ये है और ये है तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होगा, क्योंकि होता है m1 r1 स्क्वायर, r क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर यहाँ से निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, तो ये r इतना ज़्यादा है इसके लिए, ये वाले पार्टिकल के लिए जो इसके एंड पे है, लेकिन इसके लिए r देखिए कम है। तो शेप और साइज पे r बदलने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा, तो शेप और साइज पे भी इसका मतलब ये डिपेंड कर रहा है। थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है, कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे समझते हैं। हमारे पास एक बॉडी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, ठीक, इसको ऐसे समझिए, ये बॉडी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ये वाली एक्सिस के अबाउट, ठीक है, समझ गए। अब देखो
सपोज यहां पे अभी एक 10 kg मास है, 10 kg, इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। अब मैं इस 10 kg को यहां से यहां शिफ्ट करके ले गया, यहां से उठा के मैं इस 10 kg को यहां पे ले गया इधर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा कि ज्यादा होगा? बताइए। 10 kg वाला पहले पास था, अब दूर ले गया, तो ये तो 10 ही रहेगा, मास ऑफ एनी पार्टिकल वो तो 10 ही रहेगा। आर बढ़ गया, आर इंक्रीज हो गया, इस मास के लिए आर बढ़ गया। अगर आर बढ़ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। इसको ऐसे समझिए, यहाँ पे इस एक्सिस के अबाउट इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट। पहले यहाँ पे ये एक्सिस है, ये सपोज, ठीक है, एक्सिस तो समझ गए होंगे, अब मैं दोनों चीजें नहीं रख पा रहा हूँ। एक्सिस ये है, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मैंने पहले ये 10 kg का है सपोज, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, है नहीं 10 kg का, लेकिन समझ लो यहाँ पे रखा हुआ है, तो इस 10 kg के लिए इसको m2 समझ लो, m2 समझ लो। इस 10 kg के लिए r कम है, लेकिन अब मैं दूर ले गया, अब इस 10 kg के लिए यहाँ पे ले गया इसको, 10 kg के लिए r बढ़ गया, r बढ़ गया, इस 10 kg के लिए r इंक्रीज हो गया। अगर 10 kg के लिए r बढ़ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ जाएगा। पहले इसके लिए r था सपोज यहाँ पे 1 मीटर, तो 10 इंटू 1 स्क्वायर 10 होना था, लेकिन जब मैं यहाँ ले गया, सपोज ये डिस्टेंस हो गई 2 मीटर, तो 10 इंटू 2 स्क्वायर 4, ये 40 हो जाएगा। तो बढ़िया ना। जब ये एक्सिस, ये फिर से इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। अब देखो, मैंने पहले 10 kg यहाँ पे रखा हुआ था, कोई पार्टिकल है 10 kg का यहाँ पे था, तो इसके लिए r कम था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम। जब यहाँ चले गया, मास वही है 10 kg ही है, लेकिन r बढ़ गया, r इंक्रीज हो गया, r इंक्रीज हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए बोला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है, किस किस पे डिपेंड कर रहा है? अभी तक क्या देखा? मास, बॉडी के मास पे, शेप एंड साइज कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। फोर्थ, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होगा, बदल जाएगा। इसके लिए मैं क्वेश्चन कराता हूँ अभी, तब समझ में आएगा। इसके लिए क्वेश्चन करते हैं, फिर ये समझ में आएगा। खैर यहां तक समझ में आ गया, एक बार फिर से इसके समरी बना ले। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी टॉर्क को अपोज करती है। जो टॉर्क उसके स्टेट को बदलना चाहता है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, उसको रेस्ट से रोटेशनल मोशन में लाने के लिए ज्यादा एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा, ठीक है। या रोटेशनल मोशन से रेस्ट में लाने के लिए ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा उस बॉडी पे जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। फॉर्मूला mr², और हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है तो m1r1 स्क्वायर, r परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक। SI यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर, इसके लिए क्वांटिटी है। ये रोटेशनल एनालॉग है मास, रोटेशनल एनालॉग है मास का। जैसे लीनियर मोशन में मास, वैसे ही रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास ऑफ द बॉडी, शेप एंड साइज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन पे कैसे डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये अब क्वेश्चन से समझते हैं। समझें, इसको हटाएं, हाँ हटाओ, ठीक। देखो न्यूमेरिकल करेंगे 2-3, वहां से क्लियर हो जाएगा। हमें ऐसे कोई सिस्टम है जिसमें 2 पार्टिकल्स हैं, एक 2 kg और एक 4 kg, ठीक। आपको बोला गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो। यहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2 मीटर और इसकी डिस्टेंस भी है 2 मीटर। समझ रहे हो कैसा है ये सिचुएशन? समझो, ये हमारे पास 2 पार्टिकल है, एक का मास 2 kg और एक का मास 4 kg, ये ऐसे घूम रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट। तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो फॉर्मूला लगा दो, I इक्वल टू m1, इसको ले लो, m1 r1 स्क्वायर, 4 इसका स्क्वायर, r ये डिस्टेंस है ना, प्लस m2 r2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2 2 4, तो कितना बन गया? 2 4 8, 8 प्लस 16 24 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 24 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, इतना, ठीक। अब देखो मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन को बदल देता हूँ। सपोज मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन को शिफ्ट करके यहाँ पे ले गया, दोनों के बिटवीन डिस्टेंस कितनी थी? 2 + 2 4, दोनों के बिटवीन डिस्टेंस थी 4, मैं यहाँ पे ले गया, मतलब ये वाला अब यहाँ से 3 मीटर पे हो गया और ये वाला यहाँ से 1 मीटर पे। दोनों के बिटवीन डिस्टेंस पहले कितनी थी? 2 + 2 4। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना था इस एक्सिस के अबाउट जो इसके सेंटर से पास कर रही है, इन दोनों के सेंटर से। अब मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने कहा यहाँ, ये है 2 पार्टिकल 4 और 2, यहाँ पे कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है इनकी, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो मैं इसको I2 कर लेता हूँ, पहले वाले को I1 कर लेता हूँ, तो I2 इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। तो
m1 इसको ले लो, m1 r1 स्क्वायर 9 प्लस m2 r2 स्क्वायर 1, तो I2 कितना हो गया 18 प्लस 4 22 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन बदलने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया। पहले उस एक्सिस के अबाउट जो इनके सेंटर से पास हो रही थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया था 24 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, लेकिन अब इस एक्सिस से जो यहां से पास हो रही है तो इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसके अबाउट 22 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन बदलने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है, ये बात क्लियर होती है। हाँ, अब एक और क्वेश्चन कर ले, बिल्कुल कर ले, बाकी आप कर लोगे। ठीक, ये हमारे पास एक 4 पार्टिकल का सिस्टम ले लेते हैं। 4 पार्टिकल का देखो, ये हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड है ए, इसके कॉर्नर पे मास रखे हुए हैं 2 kg, 3 kg, 4 kg और 3 kg यहाँ पे। चलो इसको 1 kg कर लेते हैं, ऐसे 1 kg। ठीक, अब बोला गया भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो इसके सेंटर से जो एक्सिस पास हो रही है उसके अबाउट। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 4 पार्टिकल सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मतलब ये ऐसे क्रॉस से इसको दिखाएंगे। क्रॉस का देखो कहीं पे भी क्रॉस लगा, भी इसका यूज करेंगे आगे। क्रॉस का मतलब इस प्लेन के अंदर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर और इनवर्ट। डॉट का मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ। ठीक है, डॉट का मतलब बाहर की तरफ, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ। तो क्रॉस मैंने लगाया, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का उस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर से पास हो रही है। सेंटर पे बनाया ना मैंने, सेंटर से पास हो रही है, और क्रॉस का मतलब यहां से अंदर है। ठीक, ये तो ये 4 पार्टिकल और इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। एक्सिस समझ पा रहे हैं कहां है? ये है, ऐसे घूम रहे होंगे ये। ठीक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो। चलिए हमने कहा कर लेते हैं। तो मास तो हमारे पास है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? ये स्क्वायर है, ये साइड है, इसका डायगोनल कितना हो जाएगा? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हाफ डिस्टेंस हो जाएगी, सीधा याद रखो a/√2। बाकी आप निकाल लोगे ना पाइथागोरस थ्योरम से, मैं वहां तक नहीं जा रहा हूं मैथ्स में। ये हाफ डिस्टेंस a/√2। तो यहां से इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो यहां से इस 2 kg वाले की परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/√2, ये भी कितनी होगी? a/√2, ये भी कितनी होगी? a/√2, ये भी कितनी होगी? a/√2। निकाल लोगे, हाफ डिस्टेंस चाहिए ना हमें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक्सिस ऑफ रोटेशन समझ गए, क्रॉस का मतलब यहां से अंदर की तरफ, सेंटर पे बनाई है तो यहां पे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो, तो कर लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस I1 लिख लो इसको। ठीक, तो पहले इसको m1 ले लेते हैं, किसी को भी m1 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। m1 4 के 1 m1 r1 स्क्वायर, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/√2, इसका स्क्वायर कर दो, a²/2 सॉरी, डिस्टेंस स्क्वायर होता है ना, तो a²/2 प्लस इसको 2 kg वाले को m2 ले लो इनटू a²/2 प्लस ये 3 kg इनटू a²/2, ये हुआ ना m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 1 kg इंटू r4 स्क्वायर a²/2। कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ, a²/2 इज कॉमन, और प्लस कर दो 4 6 9 10, तो ये हो जाएगा 5a² किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अगर ये मीटर में था, ये तो केजी में है ही, तो 5a² किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इस एक्सिस के अबाउट। अब आपके लिए क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो इस एक्सिस के अबाउट, इसको I2 बोल लो, इसके अबाउट भी फाइंड करो, इसको I3 बोल लो। क्रॉस का मतलब यहां से अंदर, तो वो एक्सिस जो 2 kg से पास हो रही है, ये आपको घर में करना है I2 और ये I3, I2 I3 कर लोगे। क्रॉस का मतलब यहां से अंदर, इसके अबाउट घूम रहा है ये सिस्टम, और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है I2 और I3 के अबाउट। ठीक है, I2 2 kg से पास हो रहा है, I3 3 kg से पास हो रहा है, कर लोगे, ऐसा ही करना है। चलो अब थोड़ा इसकी इंपॉर्टेंस देख ले मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। आपने देखा होगा बाईसाइकिल का जो व्हील होता है, ये बुलक कार्ट होती है, बैलगाड़ी है ना, तो बाईसाइकिल के व्हील की बात कर लेते हैं। तो उसका ज्यादातर मास, उस व्हील का, बाईसाइकिल के व्हील का ज्यादातर मास उसके रिम पे दिया जाता है, बाहर की तरफ। ऐसे रिम पे ज्यादा मास होता है ना, रिम पे ज्यादा मास रखने से क्या होता है, ज्यादा मास अगर बाहर की तरफ, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां घूमता है ना व्हील, ऐसे व्हील ये है, व्हील ऐसे घूमता है। ठीक, तो
इसका ज्यादातर मास रिम पे क्यों दिया गया, बाहर की तरफ क्यों ज्यादा मास रखा गया? वो इसलिए क्योंकि ज्यादा मास अगर बाहर होगा, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, यहां से देख लो, अगर ज्यादा मास बाहर होगा, ज्यादा मास बाहर होगा तो उस मतलब आर बढ़ गया। उसी मास के लिए अगर ये ज्यादा मास अंदर होता तो आर कम होता। आर कहां से डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन व्हील की। एक्सिस ऑफ रोटेशन व्हील ऐसे घूमता है, यहां से सेंटर से पास होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन व्हील की। तो अगर ज्यादा मास अंदर होता तो उस मास के लिए आर कम होता, ज्यादा मास बाहर रखने से उस मास के लिए आर बढ़ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन बढ़ गई, आर बढ़ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो एक बार वो व्हील घूम रहा है, व्हील घूम रहा है तो वो बिना पैडल के भी चलता रहे। नहीं आया समझ में? देखो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा ना और एक बार वो ऑब्जेक्ट घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो उसको स्टॉप करना, स्टॉप रोकने के लिए उतना ही ज्यादा एक्सटर्नल टॉर्क की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए हम बिना पैडल के थोड़ी देर दूर तक साइकिल को ले जा सकें, विदाउट पैडल, विदाउट पैडल साइकिल को थोड़ी दूर तक ले जा सकें। तो व्हील चलता रहता है। अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता, व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता तो बिना पैडल के वो थोड़ी दूर जाने के बाद रुक जाती आसानी से, थोड़ा सा टॉर्क मिलता उसको नीचे पत्थर से, वो रुक जाती। लेकिन हमें चाहिए, हमें समझो, हमें चाहिए कि बाईसाइकिल का व्हील, या मतलब पूरी बाईसाइकिल उस पर व्हील लगे हुए, तो बाईसाइकिल का व्हील बिना पैडल के थोड़ा दूर तक जा सके, मतलब वो आसानी से ना रुके, मतलब वो अपनी स्टेट रोटेशनल मोशन से रेस्ट में इजिली ना लाए। तो उसके लिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ज्यादा रखना पड़ेगा। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तभी वो अपनी स्टेट को बदलने को इतने ज्यादा अपोज करेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हील का कब ज्यादा रख सकते थे? जब ज्यादातर मास उसका रिम पे दे देते। अगर यहां ज्यादा मास देते तो उसी मास के लिए आर कम होता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता। ज्यादा मास बाहर मतलब उसी मास के लिए आर ज्यादा, और आर ज्यादा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा तो एक बार व्हील घूमने लगा बिना पैडल के भी वो थोड़ा दूर तक चला जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता तो थोड़ा सा पत्थर मिलता नीचे, बिना पैडल के वो रुक जाता। समझ गए? क्लियर हो गई ये बात? तो इसमें इतना ही, बाकी आगे देखते रहेंगे। थैंक यू।